अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम देखेंगे जी साइको एनालिसिस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ जो कि आजकल टेस्ट का मौसम है, टेस्ट का माहौल बना हुआ है। डिफरेंट टेस्ट हो रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर पीपीएससी है, एफपीएससी है, इसके साथ साथ पीएमएस और सीएसएस टाइप। तो इस हवाले से हम कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि पर्टिकुलरली साइको एनालिसिस से ही रिलेटेड होंगे और कोशिश करेंगे कि जो एमसीक्यूज़ हैं वो कंसेप्चुअल हों और उनकी एक्सप्लेनेशन भी की जाए साथ साथ। तो आगे बढ़ते हैं जी। ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द फर्स्ट फॉर्मल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। थ्योरी की जो फर्स्ट फॉर्मल पर्सनैलिटी की जो फर्स्ट फॉर्मल थ्योरी मानी जाती है वो साइको एनालिसिस को माना जाता है। ठीक है जी, याद रखिएगा जो पहली फॉर्मल थ्योरी मानी जाती है पर्सनैलिटी की वो साइको एनालिसिस को माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से पर्सनैलिटी की थ्योरी को समझना पर्सनैलिटी को समझना है या कोई नई थ्योरी डिवाइस करनी है या इस पर आपने क्रिटिसाइज करना है तो भी आपको साइको एनालिसिस को समझना पड़ेगा। तो इस बात से भी इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहली जो फॉर्मल थ्योरी थी और बेसिक थ्योरी जिसको कहा जाता है मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर, वो साइको एनालिसिस की थ्योरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मेन फोकस ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस का जो मेन फोकस था वो था जी अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस इसका मेन फैक्टर, मेजर कंपोनेंट था जिस पर ज़्यादा फोकस किया गया था साइको एनालिसिस के अंदर। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, थ्योरी ऑफ फ्राइड इज़ अबाउट। जो अब फ्राइड की थ्योरी है वो किसके रिलेटेड है, किसके अबाउट है? इंडिविजुअल के, कल्चर के, हिस्ट्री के, सोसाइटी के। तो ये इंडिविजुअल से के अबाउट है, उसके आसपास ही घूमती रहती है, यानी कि इंडिविजुअल को ही इसके अंदर स्टडी किया जाता है। क्योंकि अनकॉन्शियस पे बात की जाती है तो अनकॉन्शियस इंडिविजुअल का ही होता है। ठीक है जी, तो इंडिविजुअल के आसपास ये थ्योरी घूमती है, उसके अबाउट है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्राइड डाइड इन। फ्राइड की डेथ कब हुई थी? 1939। फ्राइड की डेथ हुई थी जी 1939 के अंदर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। कंट्रीब्यूटर टू साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के कंट्रीब्यूटर कौन कौन से थे? कार्ल रॉजर, एरिक फ्रॉम, उसके बाद है जी जॉन डिवे, जीन प्याजे। इनमें से कौन सा है कंट्रीब्यूटर? एक कंट्रीब्यूटर है, बाकी कंट्रीब्यूटर नहीं है, तो वो है जी हमारे पास एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम है जी इनके जो कंट्रीब्यूटर हैं साइको एनालिसिस के। ये आगे जाके हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद है जी पाइनियर इन द यूज़ ऑफ हाइप्नोसिस। हाइप्नोसिस का पाइनियर किन को बोला जाता है? जिसने यूज़ किया था हाइप्नोसिस को। फ्राइड को माना जाता है, एना फ्राइड को माना जाता है, मार्टिन चारकोट को या कार्ल जंग को। तो इनमें से वो कहते हैं कौन से, इन चारों में से कौन सा वो बंदा है या बंदी है जिसने पहली दफ़ा हाइप्नोसिस को यूज़ किया? तो वो मार्टिन चारकोट, ऑप्शन सी, मार्टिन चारकोट, इसने इसको यूज़ किया था। हम इनको देख लेते हैं दोनों ऑप्शंस को। कंट्रीब्यूटर्स हैं जी हमारे पास। सिगमंड फ्राइड वाज द फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस, ये साइकोएनालिसिस के फाउंडर थे। बट अदर थिंकर्स इंक्लूडिंग हिज ओन डॉटर एना फ्राइड, एना फ्राइड भी साइकोएनालिसिस पर इन्होंने भी बहुत रोल प्ले किया था, काम किया था। ऑल्सो लेफ्ट अ सिग्निफिकेंट मार्क ऑन द फील्ड। अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम्स इन द साइकोएनालिसिस वर एरिक एरिक्सन, ये भी साइकोएनालिसिस से रिलेटेड है। उसके बाद एरिक फ्रॉम भी हैं, इसके साथ साथ कार्ल यंग भी हैं। कार्ल यंग को भी हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये तीनों इनके थे कंट्रीब्यूटर्स जो साइकोएनालिसिस की थॉट्स को मानते थे और एग्री करते थे किसी हद तक। बाद में ये लैदा बात है कि वो बाद में ये फ्राइड से लैदा हो गए थे, एरिक एरिक्सन भी लैदा हो गए थे, कार्ल यंग भी लैदा हो गए थे। इसके साथ एल्फ्रेड एडलर भी इनके साथ थे शामिल, वो भी बाद में लैदा हो गए थे। जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर देख लेंगे इनकी वजूहत क्या थी लैदा होने की। उसके बाद है जी सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ न्यूरोसिस। इसको हम देखते हैं किसके पर्सपेक्टिव में। ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, इसके पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि पायनियर ऑफ हाइप्नोसिस कौन सा था। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें नजर आ जाएंगे हमें। हमारे पास है हेडिंग सेक्सुअल बेसिस ऑफ न्यूरोसिस। न्यूरोसिस की वो कहते हैं कि बेसिकली क्या थी? वो थी जी सेक्सुअल जो अर्जेस थी, सेक्सुअल बिहेवियर्स थे, वो न्यूरोसिस की वजह बनते थे। तो देखते हैं, अ रिलेटिवली माइल्ड मेंटल इलनेस इन्वॉल्विंग सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऑब्सेसिव बिहेवियर, हाइपोकॉन्ड्रिया, बट नॉट अ रेडिकल लॉस ऑफ टच विद रियलिटी। जो न्यूरोसिस होता है ना, न्यूरोसिस की ये डेफिनेशन दी गई है कि एंग्जाइटी हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, ऑब्सेसिव बिहेवियर हो जाना, हाइपोकॉन्ड्रिया हो जाना, लेकिन आपका ताल्लुक रियलिटी से नहीं टूटना चाहिए, इसको न्यूरोसिस बोलेंगे। ठीक है जी, साइकोसिस और न्यूरोसिस में यही डिफरेंट है कि साइकोसिस के अंदर आपका ताल्लुक रियलिटी से टूट जाता है, यानी कि आप रियलिटी को सही तरह से जज नहीं कर पाते या रियलिटी से उलट ही कर रहे होते हो, बिहेव कर रहे होते हो या बोल रहे होते हो। ठीक है,
रियलिटी से रिलेटेड नहीं बोल रहे होते, तो इसको न्यूरोसिस बोलेंगे। अगर आप रियलिटी के साथ टच हैं, रियलिटी को आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उससे रिलेटेड उससे मतलब उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो ये न्यूरोसिस होगा। अगर आप रियलिटी या कोई पेशेंट है जो रियलिटी को जज नहीं कर पा रहा या हकीकत के मुताबिक नहीं चल पा रहा, वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा या रियलिटी से रिलेटेड चीज़ें नहीं बोल पा रहा या कर पा रहा, तो वो फिर साइकोसिस होगा, याद रखिएगा। उसके बाद है जी, ही स्टडीड सेवरल मंथ्स इन पेरिस विद द साइकाइट्रिस्ट जीन मार्टिन चारकोट। जो फ्राइड की बात हो रही है कि इसने बहुत काफ़ी जो महीने चारकोट के साथ काम किया। पाइनियर इन द यूज ऑफ हाइप्नोसिस, यहाँ पर बात आ गई जी इसकी, ये पाइनियर था इसका। हु अलर्टेड फ्राइड टू सॉरी हु अलर्टेड फ्राइड टू पॉसिबल सेक्सुअल बेसिस ऑफ न्यूरोसिस। इसी ने बताया था फ्राइड को कि जो न्यूरोसिस की बेसिस होती हैं वो सेक्सुअल होती हैं, सेक्सुअल अर्जेस या सेक्सुअल बिहेवियर जो होते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो न्यूरोसिस की वजह होती हैं। इसी ने फ्राइड को बताया था। फिर फ्राइड बाद में इस पर पक्का हो गया। फ्राइड ओवर हेयर्ड चारकोट से दैट अ पर्टिकुलर पेशेंट्स प्रॉब्लम वाज सेक्सुअल इन ओरिजिन, कि कुछ जो प्रॉब्लम होती है ना किसी भी पेशेंट की, वो उसका जो ओरिजिन होता है वो सेक्सुअल होता है, यानी कि वो उसके सेक्सुअल अर्जेस या बिहेवियर की वजह से होते हैं, प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं। In this sort of case, Charcot said, it's always a question of the genitals, always, always, always. यानी कि इसने इतनी इस पर स्ट्रेस दिया था कि जो हमेशा क्वेश्चन होगा जब आपने किसी शख्स को समझना है या उसकी प्रॉब्लम्स को देखना है, तो आप देखोगे कि उसको उसके सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ पर हुए हैं या सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है या अर्जेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ठीक है जी, तो वो इन दोनों ने सेक्सुअल जो बिहेवियर है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया था। आगे जी क्वेश्चन नंबर 7, हिस्टेरिकल पेशेंट्स सफ़र फ्रॉम लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड। कि वो कहते हैं कि जो हिस्टीरिया के पेशेंट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं उन पर, किसकी वजह से? सेक्सुअल असॉल्ट होता है, जो सेक्सुअल उनके साथ जो वो कहते अब्यूज़ हुआ होता है, उसकी वजह से वो होते हैं चाइल्डहुड के अंदर। तो वो क्या इसको क्या बोला गया था, इस चीज़ को क्या नाम दिया गया था? इस चीज़ को नाम दिया गया था सिलेक्शन थ्योरी। सिलेक्शन थ्योरी बोला गया था इसको, कि जो हिस्टेरिकल पेशेंट्स होते हैं उन पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से, जो उनके साथ चाइल्डहुड में हुआ हो। इसको भी देख लेते हैं आगे जाके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू फ्राइड फ्रस्ट्रेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अबाउट सेक्स सरफेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, वो कहते हैं कि जो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं अबाउट सेक्स सरफेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में वो सामने आते हैं? किसकी फॉर्म में वो आते हैं जी? न्यूरोसिस की ही फॉर्म में। इसकी फॉर्म में, न्यूरोसिस की फॉर्म में। ऊपर भी हमने इस चीज़ के बारे में बात कर ली है, तो अब देख लेते हैं इसको। सिलेक्शन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन थ्योरी हिस्टेरिकल पेशेंट सफर फ्रॉम द लॉन्ग टर्म, ये इसको बोलते हैं इट इज़ द पैराडॉक्स दैट फ्राइड who emphasized the importance of sex in emotional life experienced so many personal sexual conflicts। वो कहते हैं कि फ्राइड को भी बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स थे अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। फ्राइड पर्सनल फ्रस्ट्रेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अबाउट सेक्स सरफेस्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोसिस, न्यूरोसिस की फॉर्म में सामने आती हैं चीज़ें। इन द सेम वे ही बिलीव सेक्सुअल डिफिकल्टीज अफेक्टेड हिज पेशेंट्स, इसका ये भी कहना था कि जो सेक्सुअल डिफिकल्टीज थी उन्होंने इनके पेशेंट्स को अफेक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू फ्राइड टेंशन इज क्रिएटेड ड्यू टू, जो टेंशन क्रिएट हो रही होती है, एंग्जाइटी क्रिएट हो रही होती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, वो किसकी वजह से होती है? इंटरनल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मेंटल इलनेस या नन? तो ये इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होगा। इनका कहना था कि जो इंसान के अंदर जो भी अर्ज पैदा होती है या टेंशन पैदा होती है, एंग्जाइटी पैदा होती है, वो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है। उसके बाद है जी या नीड की बात भी आ सकती है यहाँ पर। अगर जो नीड क्रिएट हो रही होती है वो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से आती है। ठीक है, टेंशन का मतलब होगा कि वो नीड की टेंशन भी हो सकती है, वो किसी तरह की भी टेंशन हो सकती है, तो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 10, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ साइकिक एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट और पर्सन, जो कोई शख्स अपनी साइकिक एनर्जी किसी चीज़ के अंदर जो इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोला जाता है? उसको कैथैक्सिस बोला जाता है, कैथैक्सिस बोला जाता है, उसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी, पहला है लिबिडो, दूसरा है कैथैक्सिस, तीसरा इड इम्पल्स, चौथा है नीड। तो कैथैक्सिस आएगा इसका, किसी चीज़ के अंदर अपनी साइकिक एनर्जी को इन्वेस्ट कर देना। अब देख लेते हैं इसको, कैथैक्सिस क्या होता है? एन इन्वेस्टमेंट ऑफ साइकिक एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट और पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के अंदर एनर्जी को इन्वेस्ट करना, वो कैथैक्सिस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लाइक योर रूममेट, अगर आप अपने रूममेट को लाइक करते हैं, आपको पसंद है, फ्राइड वुड से दैट योर लिबिडो इज कैथेक्टेड टू हिम और हर, यानी कि फ्राइड कहता है कि फिर आपकी वो जो साइकिक एनर्जी है, इट मीन्स अगर आप उसको पसंद कर रहे हो, इट मीन्स आपकी जो साइकिक एनर्जी है उसमें इन्वेस्ट हो गई है। ठीक है, जिसको पसंद करने में इन्वेस्ट हो गई है, तो ये इसको कैथेक्सिस बोला गया था।
आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11, द होम ऑफ द इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स का होम किसको बोला जाता है? कॉन्शियस को, प्री कॉन्शियस को, अनकॉन्शियस को या नन? ऑप्शन सी है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस के अंदर ही होती हैं ये इंस्टिंक्ट्स, ठीक है जी। तो इंस्टिंक्ट्स बोला जाता है, इंस्टिंक्ट्स का जो होम है वो अनकॉन्शियस होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चाइल्ड लाइक थिंकिंग बाय विच द इड अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई द इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स। बच्चों की तरह जो सोचना होता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने इंस्टिंक्ट्स को पूरा करने के लिए, वो क्या कहलाता है? प्राइमरी प्रोसेस थॉट, सेकेंडरी प्रोसेस थॉट, प्लेयर प्रिंसिपल या फिर रियलिटी प्रिंसिपल? तो ये ऑप्शन ए आएगा हमारे पास, प्राइमरी प्रोसेस थॉट। बच्चों की तरह जैसे कि बच्चे अपनी अर्जेस को पूरा करते हैं, नीड्स को पूरा करते हैं, रिफ्लेक्सेस के थ्रू कर रहे होते हैं या रोकर कर रहे होते हैं या फैंटेसी की सूरत में कर रहे होते हैं, तो इसको प्राइमरी थॉट प्रोसेस बोला जाता है। क्योंकि बच्चों से ये शुरू हो रहा होता है तो इसको हम, चूंकि स्टार्ट हो रहा है तो इसको प्राइमरी प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात हुई है तो हम देख लेते हैं लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं ये तीनों, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या क्या होते हैं, इनको एक नज़र हम देखते हैं। कॉन्शियस है जी, पहला जो पर्सनैलिटी का लेवल है, इट इंक्लूड्स ऑल द सेंसेशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ विच वी आर अवेयर एट एनी गिवन मोमेंट। किसी भी गिवन मोमेंट में या प्रेजेंट मोमेंट में हम जिन चीज़ों से अवेयर होते हैं वो हमारा कॉन्शियस होता है। अभी आप मेरे आवाज़ सुन रहे हैं, वर्ड सुन रहे हैं, इनको समझ रहे हैं, देख रहे हैं या अभी कुछ सोच रहे हैं, तो वो आपका कॉन्शियस है, याद रखिएगा। अनकॉन्शियस, मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू फ्राइड, अकॉर्डिंग के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट, इज द अनकॉन्शियस दैट लार्जर इनविजिबल पोर्शन बिलो द सरफेस। ये कहते हैं कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बड़ा पोर्शन होता है जो कि इनविजिबल होता है, जो हमें नज़र नहीं आता। ये नज़र ना आने के मतलब ये है कि ये वाला इन चीज़ों पर हमारा, इन चीज़ों में हमारा एक्सेस नहीं होता। ये जो अनकॉन्शियस होता है इसमें हमारा एक्सेस नहीं होता, इसमें चीज़ें खुद ब खुद ही निकल के सामने आ रही होती हैं। उसके बाद है जी प्री कॉन्शियस। बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस इज द प्री कॉन्शियस, इन दोनों के दरमियान में प्री कॉन्शियस होता है। दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल आवर मेमोरीज, परसेप्शंस एंड थॉट्स ऑफ विच वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर एट द मोमेंट। यहाँ पर वो तमाम चीज़ें पड़ी होती हैं, मेमोरीज, परसेप्शन और थॉट्स पड़ी होती हैं जिनसे हम प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर नहीं होते, बट दैट वी कैन ईजिली समन इन टू कॉन्शियसनेस। लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है या जब हम सोचना चाहें तो इजीली उनके बारे में सोच सकते हैं, उनको निकाल के कॉन्शियस में ला सकते हैं। इसको प्री कॉन्शियस बोलते हैं। कॉन्शियस जो जिसमें हम प्रेजेंट में अवेयर होते हैं चीज़ों से, अनकॉन्शियस जिसमें हम अवेयर नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें वो चीज़ें पड़ी होती हैं, हमारी तमाम मेमोरीज वगैरह पड़ी होती हैं, उससे हम अवेयर तो नहीं होते, कॉन्शियस तो नहीं होते उनसे, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कॉन्शियस में उनको ले आते हैं, याद कर लेते हैं। जबकि जो अनकॉन्शियस होता है उसमें हम एफर्ट, कोशिश के बावजूद भी याद नहीं कर पाते चीज़ों को। प्री कॉन्शियस की मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, अभी आप सोच रहे हैं ना, अभी आप मेरा जो लेक्चर सुन रहे हैं या वर्ड सुन रहे हैं, इसी वक्त अगर आप सोचें कि कल रात आपने क्या खाया था, तो आप अगर उसको सोच लेते हो या समझ लेते हो या आपको याद आ जाता है कि कल रात मैंने क्या खाया था, फर्ज करें भिंडी ही खाई थी, तो इट मीन्स ये आपका प्री कॉन्शियस में से आपने चीज़ निकाल ली, वो प्री कॉन्शियस में पड़ी थी, आपने ईजिली उसको रिकॉल कर लिया, ठीक है जी। तो अनकॉन्शियस से हम रिकॉल नहीं कर पाते। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है जी। इसको भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। द इड क्या है? फ्राइड द एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी अलाइड विद द इंस्टिंक्ट, ये इंस्टिंक्ट्स के साथ अलाइड होता है। द सोर्स ऑफ साइकिक एनर्जी, और सोर्स ऑफ साइकिक एनर्जी का सोर्स होता है, इससे हमें एनर्जी मिल रही होती है। द इड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेयर प्रिंसिपल, ये जो ऑपरेट कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, वो किसके थ्रू कर रहा होता है, किसके अकॉर्डिंग कर रहा होता है? ये प्लेयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कर रहा होता है। यानी कि इसमें सेटिस्फेक्शन चाहिए ही चाहिए होती है, इसमें ना राइट देखा जाता है ना रॉन्ग देखा जाता है, बस अपनी नीड देखी जाती है। ये पर्सनैलिटी का वो कंपोनेंट है जो सिर्फ हमारी नीड पर ही फोकस करता है और कोई चीज़ पे फोकस नहीं करता, ये कहता है कि अभी नीड पूरी होनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास ईगो। टू फ्राइड, द रैशनल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द इंस्टिंक्ट अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। ये जो ईगो होता है ये चीज़ों को बैलेंस करता है और ये किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा था? रियलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। इसको बाद में समझते हैं, पहले सुपर ईगो की तरफ आते हैं। सुपर ईगो क्या है? टू फ्राइड, द मॉरल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, द इंटरनलाइजेशन ऑफ पेरेंटल एंड सोसाइटल वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स। ये हमारा मॉरल एस्पेक्ट होता है पर्सनैलिटी का, जिसके अंदर हम
तमाम सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को रखते हैं, या हमारे वो पड़े होते हैं कि किस सोसाइटी के अंदर कौन सी चीज़ें जायज़ हैं, कौन सी चीज़ें नाजायज़ हैं, ये सुपर ईगो के अंदर ही पड़ी होती हैं। ठीक है जी। ये जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं या काम करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तो सबसे पहले ये आके देखता है या ये हमें बताता है कि ये मॉरली ठीक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, अब आपके जहन में आता है जी चूंकि आपको ज़रूरत है, तो यहाँ पर लड़ाई हो रही है इड और सुपर ईगो के दरमियान में। आपको ज़रूरत है, आपका एक दिल कर रहा है कि यार मैं पैसों को चोरी कर लूँ, ये इड करवा रही है आपसे कि आप पैसों को चोरी कर लो क्योंकि ज़रूरत पूरी करनी है, मुझे नीड है, मैंने ज़रूरत अभी पूरी करनी है, मैंने वो चीज़ लेनी है। लेकिन वहीं पर फ़ौरन सुपर ईगो आ जाएगी, वो कहेगी यार ये एथिकली ठीक नहीं है, मॉरली ठीक नहीं है, चोरी करना अच्छी बात नहीं होती। इन दोनों में झगड़ा हो रहा होता है, उस वक्त फिर क्या करती है, ईगो दरमियान में आ जाती है, ये बैलेंस करती है। ईगो आके इन दोनों को बैलेंस करती है और फिर एक तरफ बात चली जाती है, इन दोनों को बैलेंस करेगी। ठीक है, इन दोनों को इड और सुपर ईगो के दरमियान में जब झगड़ा होगा, इन दोनों के दरमियान में बैलेंस करेगी और रियलिटी को देखेगी। रियलिटी से मुराद अगर तो वो आपको उस चीज़ की शदीद ज़रूरत है और अगर आप वो चीज़ नहीं हासिल करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ईगो यहाँ पर आके फिर इनमें बैलेंस करवाएगी कि यार वो अगर उस तरफ जाना चाह रहा है, ईगो बोलेगी यार मॉरली ये चीज़ ठीक नहीं है, तू ऐसा कर, पैसे तू किसी से ले, उधार ले ले, उसके बाद चीज़ को ले ले। अब इस तरह से वो आके इनमें बैलेंस क्रिएट करती है कि वो गलती की तरफ भी ना जाए और वो मॉरली भी ठीक हो। ठीक है जी, वो गलती से भी बच जाए, मॉरली भी ठीक हो, तो वो फिर क्या करे, दरमियानी रास्ता निकाल के देती है कि आप ऐसा करो, किसी से पैसे उधार ले लो, उधार लेके वो चीज़ ले आओ। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जब ईगो इड और सुपर ईगो के दरमियान में बैलेंस करवाने में नाकाम हो जाती है ना, तो फिर वो एक तरफ चला जाता है, वो जो बिहेवियर है एक तरफ चला जाता है, या तो वो इड की तरफ चला जाएगा या फिर वो सुपर ईगो की तरफ चला जाएगा, या फिर वो इड की ख्वाहिश की तरफ चला जाएगा, वो ख्वाहिश पूरा करने की तरफ चला जाएगा और कोई भी सही या गलत को नहीं देखेगा, चोरी करके भी वो अपनी नीड पूरी कर लेगा, या फिर वो सिर्फ मोरालिटी की तरफ आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, या इड की तरफ क्यों जाता है, सुपर ईगो की तरफ क्यों जाता है? अगर वो इड की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर डोमिनेंट है इड। याद रखिएगा, पर्सनैलिटी के अंदर जो डोमिनेंट वाला कंपोनेंट है वो उसके ऊपर डोमिनेंट होगा अगर वो इड की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर वो सुपर ईगो के अकॉर्डिंग चल रहा है तो इसका मतलब सुपर ईगो उसमें डोमिनेंट है। तो इस चीज़ का भी ये मतलब होता है कि वो इड के मुताबिक क्यों कर रहा होता है, इसका मतलब उसमें वो डोमिनेंट है। अगर सुपर ईगो के मुताबिक कर रहा है तो वो इसका मतलब है सुपर ईगो उसमें डोमिनेंट है। और जब ईगो जो होती है इनमें बैलेंस करवाने में नाकाम हो जाती है तो उस वक्त इंसान एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। याद रखिएगा, जब इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ईगो के ऊपर और ये बैलेंस नहीं करवा पाती तो उस वक्त एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। याद रखिएगा, ये वाली इंपॉर्टेंट थी बात, इसको याद रखिएगा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन नंबर 13, कंटेन्स बिहेवियर फॉर विच द चाइल्ड हैज़ बीन पनिश्ड। वो बिहेवियर जिनकी वजह से बच्चे को पनिशमेंट मिल रही होती है या उसको पनिश किया जाता है, वो किस में होते हैं? ईगो आइडियल में होते हैं, चाइल्डहुड में होते हैं, कॉन्शियंस में होते हैं या अडोलेसेंस में होते हैं? ऑप्शन सी कॉन्शियंस में होते हैं। वो वाले बिहेवियर्स जिसकी वजह से उसको पनिश किया जाता है या उसको पनिशमेंट मिल सकती है, वो कॉन्शियंस के अंदर होती हैं चीज़ें, वो बिहेवियर कॉन्शियंस के अंदर पड़े होते हैं। ठीक है जी, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है ईगो आइडियल। ये अनकॉन्शियस सुपर ईगो के दो पार्ट्स होते हैं, इनको भी हम आगे जाके देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंस्टिंक्चुअल ग्रेटिफिकेशन एंड रियलिटी। इंस्टिंक्चुअल ग्रेटिफिकेशन और रियलिटी के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रियलिटी एंग्जाइटी, न्यूरोटिक एंग्जाइटी, मॉरल एंग्जाइटी या थ्रेट टू एंग्जाइटी। अब ये भी देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है और 13 में क्या है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्शियंस क्या है? पार्ट्स ऑफ सुपर ईगो हैं, अ कंपोनेंट ऑफ द सुपर ईगो दैट कंटेन्स बिहेवियर्स फॉर विच द चाइल्ड हैज़ बीन पनिश्ड। वो बिहेवियर जिसकी वजह से उसको सज़ा मिल सकती है, जब मिलती है, वो कॉन्शियस के अंदर पड़े होते हैं। और वो बिहेवियर जिसकी वजह से उसको तारीफ मिलती है, बिहेवियर फॉर विच ही शुड स्ट्राइव। आइडियल कंटेन्स द मॉरल और आइडियल बिहेवियर फॉर विच अ पर्सन शुड स्ट्राइव। मॉरल जिसकी वजह से उसको तारीफ मिलती है, या जब मॉरली जो बिहेवियर्स ठीक होते हैं, वो जो बिहेवियर या आइडियाज़ मॉरली ठीक होंगे, जाहिर सी बात है उसी पर उनको तारीफ मिलती है और उसी के लिए वो स्ट्राइव कर रहा होता है, तो इसको ये ईगो आइडियल के अंदर मौजूद होंगे या इसको ईगो आइडियल बोलेंगे। ये एंग्जाइटी है जी। अब फ्राइड के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फ्राइड, अ फीलिंग ऑफ फियर विदाउट, सॉरी विद नहीं है ना, फ्राइड ने बोला था विदाउट एन ऑब्वियस कॉज, किसी ऑब्वियस कॉज के बगैर जो एंग्जाइटी हो रही होती है, वो आपकी परेशानी हो रही होती है, डर लग रहा होता है, वो एंग्जाइटी होती है फ्राइड के मुताबिक। याद रखिएगा, ये फ्राइड की डेफिनेशन है, इसको फ्राइड तक ही रखिएगा।
क्योंकि और बहुत सी जगह पे लिखा होता है कि विद एन ऑब्वियस कॉज, विद फियर विद द कॉज, यानी कि कॉज की वजह से जो फियर होता है उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। तो फ्राइड ने बोला था कि विदाउट एन ऑब्वियस कॉज, क्योंकि इसने अनकॉन्शियस पे बात की थी, तो इट मीन्स कि अनकॉन्शियस में चीज़ पड़ी होती है, हमें हम उससे अवेयर नहीं होते, ना ही वो ऑब्वियस कोई कॉज होता है, उस वजह से हमें एंग्जाइटी हो रही होती है। ठीक है जी, रियलिटी एंग्जाइटी है, इसको ऑब्जेक्टिव एंग्जाइटी भी बोलते हैं। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ एंग्जाइटीज देख रहे हैं। ठीक है जी, फ्राइड की जो टाइप्स ऑफ एंग्जाइटीज है उनको देख रहे हैं, जो फ्राइड ने दी थी। रियलिटी एंग्जाइटी है, ऑब्जेक्टिव एंग्जाइटी भी इसको बोलते हैं। दिस इन्वॉल्व्स अ फियर ऑफ रियल डेंजर्स इन द रियल वर्ल्ड। ये रियल डेंजर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ अस जस्टिफाइबली फियर फायर्स, हरिकेन्स, अर्थक्वेक्स एंड सिमिलरली डिजास्टर। यानी कि हमारी रियलिटी के अंदर जो चीज़ें जिन हमारे अंदर साथ होती हैं या हमारे मुआशरे के अंदर हो रही होती है, उनसे जो हमें डर लग रहा होता है उसको रियलिटी एंग्जाइटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आग का लग जाना, ठीक है जी, उसके बाद अर्थ को जलजला आना या सैलाब वगैरह आना, उनकी वजह से हमें जो आ रही होती हैं वो क्या होती है एंग्जाइटी, रियलिटी एंग्जाइटी। वी रन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जंप आउट ऑफ द पाथ ऑफ स्पीडिंग कार्स एंड रन आउट ऑफ द बर्निंग बिल्डिंग्स। वो ये एग्जांपल्स दे रहा है कि एनिमल को देख के भागना या आग को देख के, आग लगी है बिल्डिंग में तो भागना, ये रियलिटी एंग्जाइटी होती है। उसके बाद है न्यूरोटिक एंग्जाइटी, हैज़ इट्स बेसिस इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में इसके बेसिस होते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके दरमियान, इंस्टिंक्चुअल ग्रेविटेशन एंड रियलिटी। ये हमने जो हमारा हमने पीछे ऑप्शन पढ़ा इसकी उसका आएगा न्यूरोटिक एंग्जाइटी। ये किन के दरमियान में होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है इंस्टिंक्चुअल ग्रेटिफिकेशन एंड रियलिटी के दरमियान में। चिल्ड्रन आर ऑफन पनिश्ड फॉर ओवरटली एक्सप्रेसिंग सेक्सुअल और अग्रेसिव इम्पल्सेस। इसमें बच्चों को पनिश किया जाता है किस वजह से, उनके सेक्सुअल या अग्रेसिव बिहेवियर को शो करने की वजह से। देयरफॉर द विश टू ग्रेटिफाई सर्टन इट इम्पल्सेस जनरेट्स एंग्जाइटी। इस वजह से चूंकि वो पनिशमेंट मिल रही होती है, वो नीड्स पूरी नहीं हो रही होती, इस वजह से उनको एंग्जाइटी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है जी मॉरल एंग्जाइटी। मॉरल एंग्जाइटी रिजल्ट्स फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। जो इड एंड सुपर ईगो के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट होगा उसकी वजह से जो एंग्जाइटी होगी वो होगी हमारे पास मॉरल एंग्जाइटी। इन एसेंस इट इज अ फियर ऑफ वंस कॉन्शियस। ये फियर होता है कॉन्शियस का, व्हेन यू आर मोटिवेटेड टू एक्सप्रेस एन इंस्टिंक्चुअल इम्पल्स दैट इज कंट्रारी टू योर मॉरल कोड। यानी कि जब आप वो चीज़ें एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं जो आपके मॉरल कोड यानी कि सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक नहीं होती, योर सुपर ईगो रिटेलिएट्स बाय कॉजिंग यू टू फील शेम और गिल्ट। फिर आपकी क्या करती है, जब आप वो एक्सप्रेस करते हो वो बिहेवियर जो मॉरली ठीक नहीं है, तो सुपर ईगो क्या करती है, रिटेलिएट करती है, जिसकी वजह से आपको शेम या गिल्ट फील होता है, जिसकी वजह से आपको शेम या गिल्ट फील होता है। यानी कि वो एंग्जाइटी जो इड और सुपर ईगो के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पैदा होगी वो मॉरल एंग्जाइटी कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 15। डिफेंस इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग an id impulse that is the opposite of the one that is truly driving the person। ये वो डिफेंस मैकेनिज्म, वो कहते हैं कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम कोई भी ऑपोजिट काम करना शुरू कर देते हैं। प्रोजेक्शन होता है, रैशनलाइजेशन होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट, तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन होगा। ठीक है जी, जिसकी वजह से हम ऑपोजिट काम शुरू कर दें किसी काम को लेके, तो यानी कि अगर हमारे साथ कुछ हुआ है उसके ऑपोजिट हम अपना बिहेवियर चूज कर लें या अडॉप्ट कर लें, उसको रिएक्शन फॉर्मेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज द थर्ड स्टेज ऑफ फ्राइड। कौन सी फ्राइड की जो स्टेज है थर्ड स्टेज कहलाती है, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लिटेंसी या जेनिटल। तो ऑप्शन बी है हमारे पास फैलिक स्टेज, ये इसकी थर्ड स्टेज कहलाएगी। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस थी इसकी फ्राइड की 5, उनमें से जो थर्ड स्टेज है वो फैलिक है। आगे बढ़ते हैं जी, एरोजीनियस जोन ऑफ फैलिक स्टेज। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं, तो आपने हर पहलू से उसको देख लेना है कि कौन सी एंग्जाइटी क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, कब होती है, किसके साथ होती है, किन के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये सारी चीज़ें MCQs हैं, तो आप उन सब इनको हर पहलू से देख लेंगे। एरोजीनियस जोन ऑफ फैलिक स्टेज का जो एरोजीनियस जोन है वो क्या होगा, माउथ, जेनिटल, ब्लैडर या हेड। ब्लैडर होगा। ये एरोजीनियस जोन क्या होता है ये भी देखते हैं, और आगे जाके इसकी जो स्टेजेस हैं वो भी हम देखते हैं। फिक्सेशन एट एनल स्टेज इज रिजल्टेड इन, अगर एनल स्टेज पर फिक्सेशन हो जाती है तो क्या होगा, नेल बाइटिंग करेगा बच्चा, ऑर्डरलीनेस, प्राइड या लव। ऑर्डरलीनेस होगा, यानी कि वो चीज़ों को ऑर्डर में रखने का आदी हो जाएगा या इस तरह से जाहिर करेगा अपना बिहेवियर। ठीक है, फिक्सेशन अगर एनल स्टेज पर हो जाती है। फिक्सेशन क्या है ये भी आगे देखते हैं। अ चाइल्ड मेक रोल मॉडल्स एट डैश स्टेज, किस स्टेज पर वो रोल मॉडल्स बनाना शुरू कर देता है, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, जेनिटल या लिटेंसी। जेनिटल स्टेज पर वो रोल मॉडल बनाना शुरू कर देता है। ठीक है जी, दूसरों को देख के वो काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद 20 क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स इज अबाउट।
इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स किसके अबाउट होता है? गर्ल्स, बॉयज़, एडोलेसेंट या अडल्ट, ये गर्ल्स से रिलेटेड होता है। ये इसने कम्प्लेक्स दिया था, एक इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, एक दूसरा था हमारे पास, एक और कम्प्लेक्स था वो मेरे जहन से निकल गया। इसमें ये क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं, दूसरा सॉरी होता है ऑडिपस कम्प्लेक्स। ऑडिपस बॉयज़ से रिलेटेड होता है। उसमें क्या होता है, बॉयज़ अपने फादर से जेलसी फील करना शुरू कर देते हैं, वो अट्रैक्शन फील करते हैं अपनी मदर की तरफ, यानी कि ऑपोजिट जेंडर उनकी मदर होती है, मदर की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, इस वजह से वो जेलसी फील करते हैं अपने फादर से। और गर्ल्स फील करती हैं अट्रैक्शन अपने फादर की तरफ और अपनी मदर से जेलसी फील करती हैं। ठीक है जी, ऑडिपस कम्प्लेक्स सिगमंड फ्रायड ने दिया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हम देख लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप इनकी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को समझना चाहते हैं, फ्रायड की जो 5 स्टेजेस हैं उसको समझना चाहते हैं, तो ये तीनों चीज़ें आपको समझना होंगी। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट। समटाइम्स अ पर्सन इज रिलक्टेंट और अनएबल टू मूव फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व्ड। अगर एक बच्चा किसी एक स्टेज पर ही अटक गया, दूसरी स्टेज पर वो मूव नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि वो उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ था, इस वजह से वहाँ पे स्टक हो गया। और बिकॉज नीड्स हैव बीन सो सुप्रीमली सेटिस्फाइड, अगर या फिर उसकी नीड्स बहुत ज़्यादा फुलफिल कर दी जाएँ, सेटिस्फाई कर दी जाएँ बाई एन इंडल्जेंट पेरेंट दैट आर द चाइल्ड डज नॉट वांट टू मूव ऑन। इस वजह से वो फिर क्या करता है, उस स्टेज से आगे मूव करता ही नहीं, ना वो करना चाहता है। तो वहाँ पर अगर अटक जाएगा तो उसको कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो अटकता है। ठीक है जी, अगर कॉन्फ्लिक्ट उसका रिजॉल्व नहीं होता तो वो उस पर अटक जाएगा स्टेज पर, जिसकी वजह से बाद में उसको प्रॉब्लम होगी और फिक्सेशन की तरफ चला जाएगा। अब कंडीशन, फिक्सेशन क्या होता है? कंडीशन इन विच अ पोर्शन ऑफ लिबिडो remains invested in one of the psychosexual stages because of excessive frustration or gratification। यहाँ पर वो कहता है कि अगर आपकी जो साइकिक एनर्जी है उसका ज़्यादातर पोर्शन यानी कि लिबिडो का पोर्शन किसी एक स्टेज पर ही स्टक हो जाता है, जैसे ऊपर मैंने बताया ना कि वो कॉन्फ्लिक्ट अगर क्रिएट हो जाएगा तो वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मूव नहीं कर रहा है। अब वो एक स्टेज पे अगर मूव नहीं कर रहा तो उसकी जो लिबिडो की एनर्जी है वो वहीं पर उसकी इन्वेस्ट हुई पड़ी है। अगर एक ही स्टेज पर उसकी एनर्जी इन्वेस्टेड रहती है तो फिर वो फिक्सेशन कहलाती है। ठीक है जी, इसकी वजह से आगे जाके फिर जब वो बड़ा होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसके बाद है जी एरोजीनियस जोन। वो प्रॉब्लम्स कौन सी होती है मैं आगे जाके बताता हूँ। एरोजीनियस जोन एंड हर बॉडी के अंदर, हर इंसान के अंदर हर इंसान की बॉडी के अंदर कोई एक ऐसा जोन होता है, एक पार्ट ऐसा होता है जो हर स्टेज के अंदर उसका फोकस उस पार्ट पर होता है, उस पार्ट के थ्रू वो ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा होता है, उसको एरोजीनियस जोन बोलते हैं, याद रखिएगा। एन एरोजीनियस जोन इज करेक्टराइज्ड एज एन एरिया ऑफ द बॉडी दैट इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन। वो सेंसिटिव होता है स्टिमुलेशन के लिए, इसी के थ्रू वो ग्रेटिफिकेशन ले रहा होता है। ड्यूरिंग द 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ द फ्रायड, द एरोजीनियस जोन एसोसिएटेड विद द ईच स्टेज सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ प्लेयर। ये उसने बात कर दी लास्ट में। ठीक है जी, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा, जहन में रखिएगा, ये समझ लेंगे तो आपको स्टेजेस भी समझ आ जाएंगे। अब आ जाते हैं स्टेजेस की जानिब। स्टेजेस देख लेते हैं जिनकी शॉर्ट सी समरी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो अब डिटेल में इसको हमने फिर आगे बाद में पढ़ना है इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। ये उसके एज ब्रैकेट है, एज आपको पता होनी चाहिए, एक तो नाम याद होनी चाहिए, तरतीब याद होनी चाहिए। पेपर के लिए पीपीएससी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, पीपीएससी है, एफपीएससी है, सीएसएस है, या इंडिया में कोई भी टेस्ट है, तो उसमें के लिए आपको इनकी क्या याद करनी है, स्टेजेस कितनी हैं, इनकी तरतीब क्या है, एज कौन कौन सी है, किस स्टेज पे कौन सी एज है। एरोजीनियस जोन, पहली स्टेज में माउथ होता है, यानी कि बच्चा जो छोटा होता है वो माउथ के जरिए ही सारा कुछ कर रहा होता है, कोई भी चीज़ उठाता है वो मुंह में डाल लेता है, तो वो सारा प्लेजर अपने मुंह के थ्रू ही ले रहा होता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास अगला बाउल या ब्लैडर होता है, दूसरे का एरोजीनियस, तीसरे का जेनिटल, चौथे का ये, पांचवें की ये। उसके बाद अगर वो फिक्सेशन हो जाती है किसी स्टेज पर, वो अटक जाता है, तो वो क्या करेगा, पहली स्टेज में वो स्मोकिंग करना शुरू कर देगा, या च्यूइंग करेगा, या नेल बाइटिंग करेगा, इस तरह का बिहेवियर शो करेगा बड़ा होकर। उसके बाद दूसरे में रिजिडिटी, ऑर्डरलीनेस, एक्सेसिव, ठीक है जी, एक्सेसिवनेस। और तीसरे में क्या होगा, प्राइड, वैनिटी एंड एग्जिबिशनिज्म, यानी कि ये इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जब वो बड़ा होगा। इसमें लेटेंसी में कोई नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं कम्प्लेक्सेस। पहली 2 स्टेजेस में कोई कम्प्लेक्स नहीं होता, तीसरी में होता है ऑडिपस कम्प्लेक्स, इलेक्टर कम्प्लेक्स, चौथी में होता है पेनिस एनवी कम्प्लेक्स होता है। ये भी आपने याद कर लेना कि कौन सी स्टेज पे कौन सा कम्प्लेक्स होता है। उसके बाद एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करता है वो हर स्टेज में। पहली स्टेज में क्या करेगा, ऑरल में टेस्टिंग एंड सकिंग, टेस्टिंग एंड सकिंग, दे लाइक टू पुट एवरीथिंग इन देयर माउथ, वो हर चीज़ मुंह में रखने की कोशिश करता है, डालने की कोशिश करता है, और छोटे बच्चों को आप घरों में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है जी, सेकंड में क्या करता है, पीनिंग और पूपिंग, पॉटी ट्रेनिंग, बेंग, यानी कि यहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही होती है बच्चे की। ठीक है जी, ये एक्टिविटीज़। उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास, एक्सेसिव अटैचमेंट टू द पेरेंट ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, यहाँ पर ऑपोजिट सेक्स के साथ अटैचमेंट होती है उसकी, जैसे हमने लेक्टर और ऑडिपस कम्प्लेक्स पढ़ा था।
उसके बाद लेटेंसी में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंट इन इंटरेक्टिंग विद पीयर एंड रोल मॉडल्स, यहाँ पर रोल मॉडल बनाता है फ्रॉम द सेम सेक्स। उसके बाद जेनिटल में क्या होता है, सेक्स अट्रैक्शन बिगिन, यहाँ पर सेक्स अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बड़ा हो चुका होता है। तो ये थे जी 20 क्वेश्चन। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।